तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुशील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फर्स्ट लेक्चर में। तो लास्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की थ्योरी क्लास स्टार्ट की थी। आज ये हमारा पार्ट 2 है। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जिस पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक चार्जेस के बारे में बात की है, बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी बात की है। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत छोटी छोटी स्लाइटली रिवीजन लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? लास्ट एक क्वांटिटी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V से डिनोट कर रहे थे। और ये क्या था? बेसिकली एक छोटा सा यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क लगता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सपोज दैट कि हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ से जो चार्जेस निकल करके दूसरे टर्मिनल तक जाएगी, उसको ले जाने में जो वर्क लगता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। अब बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से डिवाइस यूज करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को जब मेजर करना चाहते हैं बच्चों, तो हम लोग बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ये जो हमारा होता है, इसको हम लोग हमेशा बात किया जाए तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं पैरेलल में कनेक्ट, ये हम आगे जानेंगे। तो अभी के लिए आप पॉइंट बना करके लिख लीजिए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। इतना अभी के लिए आप समझ के रखिए, ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था। साथ ही साथ बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था। तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे एमीटर। आप लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा होगा, ठीक है ना। एमीटर क्या थी बच्चों? यहाँ से कितनी करंट आई पास कर रही है, ये निकालने के लिए हम लोग एक डिवाइस कनेक्ट करते थे, जिसको हम क्या कहते थे बच्चों? एमीटर कहते थे। इसको हम क्या कहते थे? एमीटर। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एमीटर क्या है बच्चों? इट मेजर व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट, amount of electric current flowing in a circuit, okay? It measure electric current। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे बच्चों। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देखते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, जो लोग अभी आप लोग वीडियो को ज्वाइन किए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, है कि नहीं। रील्स तो काफ़ी आसान से आप शेयर कर लेते हैं, कभी एजुकेशनल वीडियो भी शेयर करके दिखाओ। चलो बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम लोग किससे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। The rate of flow of charge is called electric current, is called electric current। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली जरूरी है बच्चों। एक मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक वायर की बड़ी सी हम लोग एक पार्ट ले लेते हैं। वायर हमारा कुछ इस प्रकार से सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना। अगर जो थोड़ा सा मोटा वायर लिया जाए तो कुछ प्रकार से ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। तो मान लेते हैं ये वायर है और इससे हम बच्चों मान लेते हैं कि करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चों, करंट हमने ऑलरेडी देखा है कि करंट हमेशा कैसे बढ़ती है? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ती है। दैट मीन्स करंट ऐसे जा रही है कि नहीं? करंट ऐसे जा रही है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो कंडक्टर हमारा होता है, कंडक्टर के अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल आगे की तरफ जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। तो हमेशा कभी अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहाँ है, तो आप लोग हमेशा लिखिएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। और करंट की डायरेक्शन पूछी जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम लोग कन्वेंशनली लेके चलते हैं, कन्वेंशनली,
ठीक है, कन्वेंशनली हम इसे मान के चलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे हम लोग रोड पे जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, हमें आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाते हुए हम लोग जमीन को पीछे छोड़ते हैं, तब हम आगे जा पाते हैं, है कि नहीं। जमीन को हम पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, देन हम आगे जा पा रहे हैं। इसी प्रकार से करंट के साथ भी सीन यही होता है। इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ पास करते हैं तो उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला में ये बना सकते हैं, करंट को डिनोट करेंगे I से। I इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को लिखते हैं Q, टाइम को लिखते हैं, रेट की बात किया जाए तो टाइम का जिक्र तो किया ही जाएगा ना बच्चों। तो I इज इक्वल टू Q/T। तो ये आपका फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, आपको याद होगा चार्ज का फॉर्मूला। चार्ज का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू NE पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम निकाले तो क्या निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT। बच्चों अब इसकी हम यूनिट निकालना चाहेंगे तो यूनिट लिख लेते हैं जल्दी से। यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, तो यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकंड। अब पूछा जाता है क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर है, तो आप कहेंगे सर ये स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी से ये डिवाइड हो रहा है। ये क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर हो गई है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ हम इसको मेजर किससे करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मेजर बाय व्हाट, एमीटर। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी समाप्त हो चुका है बच्चों। जल्दी से इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे यानी कि अब हम ओम्स लॉ के बारे में बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे अगर जो हम लोग बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपने माइंड में लेंगे बच्चों। जल्दी से हम लोग, चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ के बच्चों के लिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या, तो बच्चों समझते हैं ओम्स लॉ आखिर है क्या। According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through the conductor, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी कि अगर जो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर किसी भी कंडक्टर से करंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यानी कि हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक टर्म R आपके लिए नया आ जाएगा, इसी को हम रीअरेंज करेंगे, V इज इक्वल टू IR एंड दिस इक्वेशन एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हाट, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड ओम्स लॉ। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब यहाँ पे बच्चों एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R आ रही है तो लिखेंगे R is a constant of proportionality called resistance। देखिए अब रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमारे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कूद करके आ चुका है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ने ये बताया कि अगर किसी वायर के थ्रू अगर जो कोई करंट पास कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दैट मीन्स बच्चों अगर जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दे रहे हैं और ये हमारा एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बन चुका है। यहाँ से मान लीजिए बच्चों वोल्टेज हम लोग 2 वोल्ट लिए थे, नेक्स्ट केस में हम लोग 4 वोल्ट ले लिए। तो यहाँ से जो
बैटरी का हम लोग वोल्टेज अगर जो बढ़ा देते हैं बच्चों, तो यहाँ से चार्जेस भी ज़्यादा पास करेंगे। ज़्यादा चार्जेस पर यूनिट टाइम अगर जो पास करेगा तो बच्चों हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज बाय टाइम। तो ज़्यादा चार्जेस पर यूनिट टाइम अगर जो बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और जब करंट बढ़ जाएगी तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि वोल्टेज बढ़ाने पे क्या बढ़ जा रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ जा रहा है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके और ये जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम R कहते हैं, एंड R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बच्चों समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। तो रेजिस्टेंस इज सिंपली व्हाट, रेजिस्टेंस इज सिंपली रुकावट। तो रेजिस्टेंस को हम बच्चों क्या बोलेंगे, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, रुकावट। दैट मीन्स किसी चीज के फ्लो में कोई रोक डाल दे। आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप बहुत पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको इंस्टाग्राम यूज करनी है, तो ये जो इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये आपके पढ़ाई के लिए क्या है, एक तरह का रुकावट है। आपके पढ़ाई में क्या कर रहा है, रुकावट। आप रील्स स्क्रॉल करके देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है आपके लिए, एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमारे लाइफ में होता है, उसको अगर जो आप दूर करेंगे तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार से कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होते हैं, अगर जो रेजिस्टेंस हट जाएगी तो करंट इजिली पास कर पाएगा। सिंपली यही बात है बच्चों, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे ये देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो हम रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाय व्हाट बच्चों, V बाय I। तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज बाय करंट। यूनिट अगर जो निकालना चाहे बच्चों तो क्या लिखें, यूनिट हम क्या ले सकते हैं रेजिस्टेंस की, वोल्ट पर एम्पियर। तो एक यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और इसी वोल्ट एम्पियर को बच्चों किस साइंटिस्ट ने खोज किया, इस रेजिस्टेंस का खोज किसने किया, ओम साहब ने किया। तो इसका अब नाम भी क्या देंगे, ओम्स। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है बच्चों। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और इसकी सिंबल जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बच्चों, मिटा दे। चलिए बढ़ा जाए आगे, क्या बोलते हो बच्चों, बढ़ा जाए आगे बच्चों। फिर से ये मार्कर हमें कह रहा है, सर जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो चलिए इसको पानी फिर से हम पिला देते हैं। चलिए अब बताइए बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ओम्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, करंट भी हमारा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ ओम्स लॉ के साथ एक कांस्टेंट आती है जो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है क्या बच्चों, करंट के बहाव में जो एक तरह का रुकावट आ जाए, तो दैट मीन्स एक तरह का रुकावट है बच्चों, ठीक है ना। जब करंट फ्लो कर रही होगी उसको जो अपोजिशन ऑफर की जाएगी, वही अपोजिशन को क्या बोलेंगे, वही अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस बच्चों आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं, वो जो अच्छी चीज़ करने से जो आपको रोक रहा है वो है रेजिस्टेंस। समझ रहे हो ना बच्चों, समझ रहे हो ना। चलो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको पता है कि आपके लिए क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, बस रील्स ही नहीं, हाँ वही बात मैं कर रहा हूँ। चलो तो अपने रेजिस्टेंस रुकावट को दूर करो और आ जाओ फिजिक्स के मैदान में, लेट्स फील द फिजिक्स। चलिए तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि अभी हमने देखा कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी करंट के साथ। यानी कि अगर जो हम करंट को बढ़ा रहे हैं, लिख सकते हैं एज वी इंक्रीज वोल्टेज करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, लिख सकते हैं ना बच्चों, करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो चलिए अब बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओम्स लॉ की ग्राफ, ओम्स लॉ V वर्सेस I ग्राफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस देखा जाए, हमें ओम्स लॉ की ग्राफ बनानी है। ये हमारा हो गया वोल्टेज, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, करंट हो गया। हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं ना बच्चों, V वर्सेस I हम लोग देख रहे हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दैट मीन्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, जितना हम I बढ़ाएंगे उतना V बढ़ेगा, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग 1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को 2 मान लेते हैं, इस
पॉइंट को 3 मान लेते हैं, इस पॉइंट को 1 मान लेते हैं, 2 3। कहा यह गया कि जब करंट का वैल्यू हमने रखा 1 एम्पियर तो वोल्टेज कितना हो गया बच्चों, वोल्टेज भी हो गया 1 वोल्ट। जब हमने करंट को बढ़ाया 2 एम्पियर तो वोल्टेज भी कितना हो गया बच्चों, वोल्टेज भी हो गया 2 वोल्ट। जब हमने करंट को बढ़ाया 3 गुना तो वोल्टेज भी क्या हो गया, 3 गुना। ये हुआ ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मिलाएंगे। इसको कहते हैं बच्चों झोल करना। ये देखिए बन गया। तो ये बच्चों ग्राफ बना हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में। हमने बनाया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की ग्राफ। करंट जितना हम बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हमेशा V और I की जो ग्राफ होती है बच्चों, V और I की ग्राफ जो होती है वो हमें हमेशा क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। काफी सारे बुक में उल्टा भी बना दिया जाता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ V दिया जाएगा, ऊपर की तरफ I दिया जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ क्लियर हुई होगी। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। हो गया, मिटा दे, आगे बढ़े बच्चों। ओके सर, चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आंसर कमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए बच्चों। इसकी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है आंसर को आपको, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, रेडी हो जाइए कमेंट करने के लिए। जो पहले बच्चे कमेंट करेंगे उनको मिलेगा, उनकी कमेंट को किया जाएगा पिन हमारे चैनल में, ठीक है। पहले 5 बच्चे के कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 2 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है फाइंड द increasing order of resistance in following figures। फिगर्स कहिए या फिर ग्राफ कहिए बच्चों, ठीक है। चलिए तो पहला ग्राफ है आपके स्क्रीन पे ये R1, R2, R3। ऊपर की तरफ है वोल्टेज और नीचे की तरफ है करंट। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है यहाँ पे। R2, R3, R1 वोल्टेज और ये है करंट। चलो बच्चों कमेंट करके बताओ। एक मैं बताऊंगा, एक आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक मैं बताऊंगा, एक आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके आंसर आप कमेंट कर दीजिए, मैं ये वाला बताता हूँ बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये लाइए, ओम्स लॉ V = IR होता है, ठीक है। और R = क्या होता है बच्चों, V/I। तो यहाँ पे आप जब इस फॉर्मूला के आप ध्यान देंगे तो आपको पता है जितनी कम करंट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एग्जांपल के तौर पे लेके देखते हैं। मान लीजिए करंट का वैल्यू हम लोग लिखते हैं पहले 2, फिर लेते हैं 4। अगर जो रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे V/2। तो V/2 एग्जैक्टली कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 V हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट केस में रेजिस्टेंस = V/I की जगह 4 लेने वाले बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 वोल्ट। अब बताओ बड़ा कौन है, बड़ा ये है। दैट मीन्स I की वैल्यू जब कम थी तो रेजिस्टेंस ज्यादा आया, I की वैल्यू ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम आ गया। तो इससे आप ये समझ सकते यानी कि जितनी ज्यादा करंट हमारी करंट कम फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए रेजिस्टेंस मतलब क्या बच्चों, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है। मान लीजिए कि 2 बॉक्स है आपके पास, ठीक है। 2 बॉक्स है, बड़े बड़े 2 बोतल है। जो 20 लीटर वाली बिस्लरी वाली पानी आती है ना, वो बिस्लरी नहीं मतलब जो भी लोकल पानी आती है 20 लीटर वाली जो बोतल आती है। मान लीजिए आपके पास मैंने 2 बोतल दी है, ठीक है। 2 बोतल मैंने आपको दिए और मैंने आपको
सेम पानी अमाउंट सेम फिल किया गया है। मैंने आपको एक मार्कर जैसा इतना मोटा एक पाइप दिया, मैं बोला कि बच्चे इसे छेद करके इसे लगा दो और टेप इसमें लगा देंगे। फिर मैंने आपको दिया कि ये छोटा सा एक पेन है, पतला सा, देखो दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो, जहाँ से वो जा रही हो, दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों, कम है, इसकी ज़्यादा है और इसकी कम, इसकी एरिया छोटी है कि नहीं। दोनों को हम अलग अलग बोतल्स में लगा देंगे और टाइमर हम ऑन कर देंगे, देखेंगे कि किससे सबसे पहले पानी निकल जाएगी। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो बच्चों, आप लोग बोलेंगे कि सर ये बड़ी वाली है क्योंकि यहाँ पे इसका छेद बड़ा है तो यहाँ से बहुत ही जल्दी सारी पानी बाहर आ जाएगी, लेकिन इसमें सर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें स्पेसेस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। बिल्कुल बच्चों, यही है एग्जैक्टली कंसेप्ट रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या हमें कहता है कि जितना रुकावट, देखिए ये क्या है बच्चों, इसको आप रेजिस्टेंस समझ लीजिए, जो पानी है अंदर, पानी को आप करंट मान लीजिए। दैट मीन देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, जब एरिया छोटा मिला तो पानी निकल पाई अच्छे से, तो बोलेंगे नहीं सर नहीं निकल पाए। अब जब पानी नहीं निकल पाई दैट मीन्स करंट नहीं निकल पाया, करंट नहीं निकल पाया तो हम मान लेंगे वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा, ये क्या बन रहा है, रुकावट बन रहा है। यही दूसरे केस में देखिए, ये बड़ा सा मार्कर अगर जो हम वहां पे लगाएंगे बच्चों, तो इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो यहाँ से पानी जल्दी से निकल जाएगी। दैट मीन्स आप ये समझ रहे बच्चों कि इसके कंपेयर में इसका जो रुकावट है वो क्या है, कम है। रुकावट कम तो करंट तेजी से फ्लो कर जाएगी। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग ने क्या सीखा कि करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो करंट कम किसकी होगी बच्चों, इसके लिए हम देखेंगे तो देखिए करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू कम है इसके लिए, इसके लिए ये हो गया, दैट मीन्स इसका वैल्यू सबसे कम है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इससे बड़ी किसकी, तो देखिए बच्चों इसका करंट क्या है, देखिए करंट इस साइड में है ना, दैट मीन्स करंट इसका क्या है, ज्यादा है। करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसका हम पढ़ते हैं बच्चों, इसमें क्या है, करंट बहुत ज्यादा, करंट बहुत ज्यादा तो रेजिस्टेंस और भी कम, ठीक है ना। दैट मीन्स हमने यहाँ पे ये समझा, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या समझ पा रहे हैं बच्चों कि रेजिस्टेंस R1 जो है बच्चों, इसमें सबसे कम करंट है तो R1 क्या है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद फिर R2 जो है बच्चों, ये क्या है, सबसे लेस है। दैट मीन्स सबसे कम रेजिस्टेंस R2 की है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे क्या ऑर्डर बैठानी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स सबसे कम किसकी है बच्चों, R2 की है, तो हम लोग लिखेंगे R2 फिर R3 फिर R1, इसको आपने लिखेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आया बच्चों, बस इसी रेशियो को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, V ऊपर है, I यहाँ पे है। हमें पता है जिसका करंट सबसे कम, रेजिस्टेंस उसका सबसे ज्यादा। तो करंट सबसे कम किसकी है बच्चों, करंट सबसे कम देखो इसकी है। इस वे में हम करंट जा रहे हैं और यहाँ पे करंट कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। इस वे में करंट जा रही है तो हम करंट ऐसे मेजर करेंगे, है कि नहीं। करंट कम वोल्टेज ज्यादा, करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। दैट मीन्स R1 यहाँ पे सबसे ज्यादा है बच्चों, ठीक है। R1 की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग आएंगे तो देखते हैं R2 की भी हम लोग अगर जो देखा जाए बच्चों, तो R2 की भी करंट क्या है, इसके कंपेयर में करंट इसकी ज्यादा है। दैट मीन्स R2 जो है इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस बच्चों, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, लेस है। और यही हम R3 के बारे में बच्चों हम बात करें तो यहाँ पे देखिए करंट बहुत ज़्यादा, वोल्टेज बहुत कम। करंट क्या है बच्चों, करंट बहुत ज़्यादा है, तो करंट बहुत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर पा रही, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम। तो सबसे कम किस में है, R3 में, उसके बाद किस में है, R2 में, फिर किस में है, R1 में। तो ये हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर लिया। अगर जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं और आपने स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट, मिटा दे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क, एज ए होमवर्क इसको आप करिए, सॉरी कमेंट वर्क करिए। ये आपका फिगर है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, R3 R2 R1। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर है आपके स्क्रीन पे, R3 R1 R2, वोल्टेज नीचे दे देते हैं और करंट ऐसे दे देते हैं।
ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से इसको आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस केस में देखिए बस ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज ऊपर है, बस एक कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, करंट कम रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावट ज्यादा करंट कम फ्लो करेगी, रुकावट कम करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो रुकावट कम कब होगा, जब करंट ज्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लगा करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग करते हैं। चलिए टॉपिक बनाइए बच्चों, फैक्टर्स affecting resistance of a conductor। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of wire। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। समझेंगे इस चीज को। मान लीजिए बच्चों आपके पास मैं एक वायर दूं, ठीक है, और मैं सेम एरिया क्रॉस सेक्शन की एक और लंबी सी वायर दूं। ठीक है, मैं आपको एक 12 वोल्ट की बैटरी दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, एक मैं आपको 12 वोल्ट की बैटरी दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एक वायर लो, एक बल्ब लो, एक वायर के साथ कनेक्ट करो, बैटरी से डायरेक्टली जोड़ो, तो आप देखेंगे बल्ब बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक वायर लगाएंगे बच्चों। ठीक है, वायर यहाँ पे बैटरी में लगाएंगे, बल्ब को ले जाएंगे यहीं से, बैटरी को यहीं पे रखेंगे, लेकिन बल्ब को ले जाएंगे काफी दूर, मान लेते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ ले जाएंगे, तो उस बल्ब की ग्लोनेस में क्या आ जाएगी बच्चों, कम आ जाएगी। दैट मीन्स ग्लो कम करे, डिम लाइट की तरह वो चलने लगेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से ये समझ सकते हैं बच्चों कि अगर जो किसी वायर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस, देखिए समझिए इस चीज को, एक हमने वायर ऐसा लिया था तो देखा कि बहुत तेजी से बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। ठीक है ना, अब हमने वहीं से एक बहुत ही ज्यादा लंबा सा वायर ले लिया बच्चों, तो इसमें ग्लो में क्या आ गई, ग्लो में एक तरह से गिरावट आ गई। ग्लो में जब बच्चों यहाँ पे गिरावट आ रही है तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जैसे ही हमने वायर की लेंथ को बढ़ाया तो करंट पहले कम पाथ में फ्लो कर रही थी, अब करंट को ज्यादा पाथ में फ्लो करना पड़ रहा है। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इसकी जो पावर है कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। दैट मीन्स वो लॉस किसके कारण हो रही है बच्चों, रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो रही है। दैट मीन्स अगर जो हम लोग वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देख रहे हैं रुकावट बढ़ रहा है तब ना करंट हो गया। अब बल्ब क्यों कम जल रहा है, क्योंकि करंट कम पहुंच रही है वहां पे। करंट क्यों कम पहुंच रही है, करंट इसलिए कम पहुंच रही है क्योंकि हमने वायर की लेंथ बहुत बड़ी ले रखी है, इसलिए करंट कम पहुंच रही है। तो इसके अनुसार बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसके अनुसार हम ये लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या लिखा बच्चों, हमने ये देखा कि जैसे हम लोग लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, लेंथ ऑफ वायर। समझ में आया बच्चों, दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइएगा बच्चों, लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section of wire। बच्चों एरिया क्रॉस सेक्शन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये देखिए, ये हमने इंक का डब्बा ले रखा है बच्चों, ये जो एरिया, ये आपकी एक सिलेंड्रिकल वायर कैसी होती है, बेसिकली सिलेंड्रिकल होती है। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला जो एरिया है ना, ये सर्कुलर एरिया है। ये सर्कुलर एरिया से ही तो जितनी भी चीज फ्लो होनी है, मान लीजिए पानी निकालना चाहे हम लोग यहाँ से, तो इस सर्कुलर पोर्शन से ही तो सारी पानी निकलेगी ना। और फिर इसको कंपेयर करते हैं मार्कर से, तो बच्चों आप देख रहे होंगे मार्कर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटी है, इसकी पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस कम है, इसकी क्या है, ज्यादा है। दैट मीन्स इसके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होती है तो रुकावट क्या होती है,
कम होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रुकावट कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रुकावट कम। तो देखिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिख सकते हैं हम लोग। बताइए हमने क्या बताया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसको उल्टा कर दीजिए, रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू बच्चों मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं 2 मीटर। एक बार हम लोग ले लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4 मीटर। जस्ट वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा फर्स्ट केस में। रेजिस्टेंस सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस 0.5 आ रहा है, इस केस में रेजिस्टेंस 0.25 आ रहा है। रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा आ रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस ऊपर वाले में ज़्यादा है। दैट मीन्स एरिया की वैल्यू हम लोग कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा, एरिया की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। दैट मीन्स हमने अभी आपको ये समझाया कि अगर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगी तो पानी इससे धीरे धीरे फ्लो करेगा। पानी धीरे फ्लो करना मतलब क्या, रुकावट ज्यादा हो गया ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रुकावट ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रुकावट ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रुकावट ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रुकावट कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वहां से अब देख एग्जांपल की तरह समझिए। मान लीजिए कि आप लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, काफी सारे बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर, आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अचानक से फायर अलार्म बज रहा है आपका कि आग लग चुकी है, बच्चों स्कूल में भागो स्कूल से। अब आपके पास देख रहे हैं कि स्कूल में एक छोटी सी गेट है, मान लेते हैं 1-2 गेट जनरली क्लासरूम में होती है। हम क्या करेंगे कि एक गेट को मान लीजिए कि लॉक हो चुका है, किसी कारणवश आगे से लॉक किया गया है। अब आप जब निकलना चाहेंगे तो बच्चों सारे लोग कहां से निकलेंगे, एक सिंगल दरवाजे से। तो काफी सारे लोग एक सिंगल दरवाजे से निकलना चाहेंगे तो एक तरह का रुकावट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेकिन यही मैं 2 दरवाजा खोल दूं या फिर मान लेते दीवार तोड़ दिया जाए, ठीक है। कुछ बहुत ही कुश्ती वाले बच्चे हमारे क्लासरूम में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत बच्चे जो कि जिम वगैरह जाते हैं, क्लास 9-10 में ही जिम जाते हैं। वो बच्चे लोग मुक्का मार करके दीवार तोड़ देंगे। तो जब ऐसे ही वो लोग दीवार तोड़ देंगे तो दैट मीन्स अब एरिया क्या हो गया, एरिया बड़ा हो चुका। अब लोग आराम से निकल पाएंगे वहाँ से, है कि नहीं। बस यही बात है बच्चों, चलो क्लियर। तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आया। इस चीज को मैं मिटा देता हूं, बस आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट हम लोग बच्चों यहां पे बनाएंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों अगर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। टोटल 4 फैक्टर हमको पढ़ना है। 4th फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स किस मटेरियल से वो बनी हुई है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, सिल्वर। सिल्वर इज, आपको पता होगा सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होती है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इससे काफी आराम से पास कर पा रही। काफी आराम से पास कर पाना यानी कि उसके पास रेजिस्टेंस बहुत कम है। दैट मीन्स इसके पास रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस हो गई है। कॉपर वायर हम लोग देखते हैं बच्चों, एक एल्युमिनियम वायर होती है। तो हमारी ज़्यादातर वायरिंग जो होती है वह एल्युमिनियम वायर की जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम वायर काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और थोड़ी सी सस्ता होती है, बात किया जाए कॉपर वायर के अलोंग, ठीक है ना। तो कॉपर वायर जो होती है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन एल्युमिनियम वायर में रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन सस्ता आता है एल्युमिनियम वायर, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। कॉपर वायर थोड़ा सा हमें महंगा मिलता है। यही कारण है बच्चों की घर के अंदर जो वायरिंग होती है ना वो कॉपर वायर से होती है, लेकिन बाहर जो करंट पास कर रहे हैं वो एल्युमिनियम वायर के थ्रू पास हो रही है, ठीक है ना। पंखे में भी जो कॉइलिंग किया जाता है वो कॉपर वायर की जाती है, क्योंकि कॉपर वायर अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। एल्युमिनियम की जो वायरिंग होगी बच्चों उसमें ज्यादा हीट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रुकावट भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे सिंपल सा तरीका ये समझिए कि एक आयरन रॉड को हमने लिया, इसको हमने हीट किया, इसको हम इतना हीट कर दिए कि ये पिघल करके लंबा हो गया।
अब मेटालिक मान लेते हैं, मेटालिक इतनी बड़ी सी है सिलेंडर, तो जब इसको पिघलाएंगे तो सरफेस पे ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पिघलाने पे लेंथ इसका बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जैसे लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मेटेरियल, कि वो मटेरियल किस चीज की बनी है। कॉपर वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, एल्यूमिनियम वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी। यही हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के पास बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो बच्चों बस यहीं तक आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टिविटी और उसकी क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।